देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर हो गया। यस मैम। अच्छा ठीक है। देखो हम लोग यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे थे। गुड इवनिंग साक्षी। अच्छा देखो हम लोग यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखो बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या क्या किए थे, बेसिक्स पढ़े थे। ठीक है, बेसिक्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोगों ने किया था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों ड्रॉ किया जाता है, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर पार्टीज नेम हम लोगों ने पढ़ा था, ड्रॉयर कौन है, ड्रॉई कौन है, एक्सेप्टर एक्सेप्टी, सेलर बायर, ठीक है, पेयर पे, ये सब रिलेशनशिप, एंडोर्सर एंडोर्सी, एंडोर्समेंट, ड्यू डेट, टर्म ऑफ बिल, मैच्योरिटी डेट, ये सब पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जर्नल एंट्री ये स्टार्ट किया था, व्हेन द बिल इज रिटेन टिल ड्यू डेट। ठीक है, तो ये जो मैंने एक पीडीएफ भी तुम लोग के साथ शेयर भी कर दिया था, तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि 4 तरह से हम लोग अपना बिल जो है उसको रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, या तो हम लोग रख सकते हैं टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, जब तक मैच्योरिटी डेट ना आ जाए तब तक अगर हम लोग अपना बिल अपने पास ही रखते हैं तो उस पॉइंट को बोला जाता है व्हेन द बिल इज रिटेन टिल ड्यू डेट। ठीक है, अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे और किस तरह से बिल हम लोग मतलब बिल का जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट ये होगा कि जब हम लोग बिल को डिस्काउंट करवाने के लिए बैंक के पास या फिर किसी और के पास जाएंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट नहीं, पहले हम लोग बिल सेंट फॉर कलेक्शन कर लेते हैं। देखो बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्या होता है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट 1 भी हम लोगों ने इसका डिस्कस किया था, इसका जर्नल एंट्री भी डिस्कस किया था। पॉइंट 2 तुम लोग के पास पीडीएफ है तो देख सकते हो, पॉइंट 2 में लिखा हुआ है, मेरे पास भी होगा शायद, देखते हैं यहाँ पर है या फिर से मुझे लेना पड़ेगा, वो तो याद नहीं है, देखते हैं शायद यहाँ पर है। नहीं, ये तो मेरा ये वाला ही है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तुम लोग के पास पीडीएफ है तो मुझे पीडीएफ का नाम बताओगे तो मुझे शायद नहीं मिला पीडीएफ। ये वाला था शायद पीडीएफ, हाँ ये वाला था, मैंने सबके साथ शेयर नहीं मिला। तुम्हें नहीं मिला? नो मैम। बाकी लोगों को मैंने दिया था, मैंने दिया ना पीडीएफ सबको। मैंने पीडीएफ सबको दिया था। अच्छा ठीक है, ये देखो जिनको नहीं मिला उनको दे देंगे। ये देखो, ही मे रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट, अब हम लोग ये वाला ऑप्शन करेंगे, ही मे सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ये 4 तरह से होता है ना, ऑप्शंस अवेलेबल टू ए होल्डर फॉर डीलिंग विद बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ऑप्शन 1 हम लोगों ने कर लिया, ऑप्शन 2 पढ़ेंगे, ही मे सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। इसका मतलब क्या होता है तो यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा, ही मे सेंड द बिल to the bank for collection। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग अपना बिल जो है वो मैच्योरिटी डेट पे ही पैसा रिकवर करेंगे जो पेयर है उससे, लेकिन अभी अपना बिल घर पे नहीं रखना चाहते, इसको हम लोग बैंक में रखना चाहते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब लिख लो ताकि बाद में तुम लोग को हेल्प हो जाए। व्हेन ए बिल इज सेंट टू द बैंक के पास हम लोगों ने अपना बिल रख दिया, जैसे हम लोग गोल्ड रख सकते हैं, अपना पैसा रख सकते हैं बैंक के पास। ठीक है, उसी तरह से हम लोग अपना बिल भी बैंक के पास रख सकते हैं और बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं विथ इंस्ट्रक्शन। क्या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं बैंक वाले को? विथ इंस्ट्रक्शन दैट द बिल शुड बी retained till maturity and should treatment and should be realized, sorry, and should be realized good evening Joydeep।
Good evening, ma'am. And till maturity and should be realized on that date, on that date. It is known as bills sent for collection. अच्छा, ये देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ही में सेंड द बिल, मतलब जिन्होंने बिल ड्रॉ किया उनके पास बिल्स रिसीवेबल रहता है, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, अपना बिल बैंक के पास भेज सकते हैं और बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि बैंक आप ये बिल रखिए जब तक मैच्योरिटी डेट नहीं आता है, और जब मैच्योरिटी डेट आ जाएगा आप ये पैसा कलेक्ट कर लीजिएगा। इसको बोला जाता है बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। बिल्स अपने पास नहीं रख के अपना बिल किसी और को दे रहे हैं, यहाँ पर बैंक को दे रहे हैं और बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप इस बिल को कलेक्ट कर लीजिएगा मेरे बिहाफ में, ठीक है। अच्छा, अब इस पे एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे होगा। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं एग्जांपल 1/1 on 1/1 on 1st Jan A sold goods to B for ₹10,000 and drew a bill on B at 3 months for the amount. B accepted it and returned to A. Bill is duly honored. Bill is duly honored. Bill is duly honored at maturity. At maturity. सेम ही क्वेश्चन है, लास्ट दिन जैसा किया था वैसे ही है, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये हो जाएगा, पास जर्नल एंट्रीज in the books of A and B, in the books of A and B, if A sent the bill to the bank, bill to the bank for collection, and bank charged commission, बताएंगे ये कमीशन क्या होता है, @1%, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर देखो, ए ने बी को गुड्स बेच दिया है, बी बाद में पैसा देगा शायद, इसीलिए बी ने बिल्स एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, बिल्स एक्सेप्ट कर लिया है और बिल का पैसा भी उसने टाइम पे दे दिया, लेकिन ए ने वो बिल ड्रॉ करने के बाद वो बिल ले जाके बैंक वाले को दे दिया और बोला बैंक को कि आप मेरे बिहाफ में कलेक्शन कर लेना, लेकिन बैंक हमारे लिए ये काम क्यों करेगा, बैंक हमें सर्विस दे रहा है, तो कोई भी किसी के लिए आज के डेट पे ऐसे ही कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो बैंक भी बोलेगा कि ठीक है हम कर तो देंगे आपके भी आप में, हम बिल कलेक्ट कर लेंगे, जब मैच्योरिटी डेट आएगा पेमेंट ले लेंगे बी से, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ चाहिए, क्या चाहिए, मुझे कमीशन चाहिए ये काम करने के लिए, हम मीडिएटर का काम कर रहे हैं तो मुझे कमीशन दे दो, कितना देना है, ऑन दैट मोमेंट जो भी रेट चलेगा बैंक के, इस केस में यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में लिया है 1%। अब इसका हमें जर्नल एंट्री करना है इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर ए लिख दिया मैंने, इन द बुक्स ऑफ ए तुम लोग लिख सकते हो, हम ए और बी लिख देते हैं। सबसे पहले 1 जैन को जब गुड्स बेचा होगा तो ए ने क्या एंट्री किया होगा, ए ने एंट्री किया होगा बी अकाउंट डेबिट, बी कौन है, डेटर, क्रेडिट सेल का एंट्री, बी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 10,000 का गुड्स बेच दिया। देखो ये पूरा जर्नल बेस्ड है चैप्टर, ठीक है, इससे तुम लोगों का एक बार फिर से जर्नल भी रिवाइज्ड हो जा रहा है। बी टू सेल्स, ठीक है, सेल कर दिया, बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा मैंने तो 1 तारीख को परचेज किया, तो बी अपना एंट्री लगाएगा, क्या होगा, परचेज टू क्या हो जाएगा, ए क्रेडिटर, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 10,000,
हो गया। अच्छा, उसके बाद बी बोल रहा है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए पेमेंट करने के लिए, आप मेरे ऊपर बिल ड्रॉ कर दो। तो ए बोला ठीक है हम बिल ड्रॉ कर देते हैं। तो बिल ड्रॉ करने से बिल्स रिसीवेबल एक जन के पास होगा, बिल्स पेबल। रिसीवेबल किसके पास होगा? जिसको पैसा मिलेगा। पैसा किसको मिलेगा? सेलर को मिलेगा। तो सेलर अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, टू क्या हो जाएगा बोलो? बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा इनके पास, ठीक है। और ये बिल्स किसके ऊपर ड्रॉ हो रहा है? टू बी। टू बी 10,000, ठीक है। अच्छा, बी क्या बोलेगा? बी बोलेगा मुझे क्या करना है? मुझे साइन करके बिल को एक्सेप्ट करना है। और जैसे हम बिल का एक्सेप्टेंस लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा बिल्स पेबल, ठीक है। मेरे पास क्या आ जाएगा? बिल्स पेबल, जो कि मेरे लिए एक लाइबिलिटी है। टाइम पे पैसा नहीं दिया, प्रोडक्ट घर पे लेके आ गए लेकिन पैसा नहीं दिया, टाइम मांग लिया कि कुछ दिन बाद देंगे, तो ये लाइबिलिटी बन गया बिल्स पेबल। अब किसको लाइबिलिटी किसके वजह से बना? ए के वजह से। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? ए अकाउंट डेबिट, ठीक है। मतलब लाइबिलिटी क्रेडिटर से ट्रांसफर होकर बिल्स पेबल में आ जाएगा, तो इसीलिए ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब ये सब का नरेशन तुम लोग लिख सकते हो, जैसे बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन, बीइंग बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। हम और इसका जर्नल सॉरी जो क्या बोलते हैं उसे नरेशन अलग से नहीं लिखवा रहे। अब ए बोल रहा है, ए सोच रहा है मुझे अपने पास अपना बिल्स रिसीवेबल नहीं रखना है, मुझे बैंक को भेज देना है। तो बोलो ए क्या एंट्री करेगा? ए अगर बिल्स रिसीवेबल अपने पास नहीं रखेगा, वो बैंक के पास भेज देगा, तो क्या इसके पास बिल्स रिसीवेबल बचेगा? वो सोचो, क्या इसके पास बिल्स रिसीवेबल रहेगा? जो कागज है वो अगर हम बैंक को भेज रहे हैं, उस कागज का नाम क्या है? बिल्स रिसीवेबल। अगर वो कागज हम बैंक के पास भेज रहे हैं तो वो ए के पास से नहीं चला जाएगा। अगर हम लोग खुद को ए मानते हैं तो ए के पास से चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये डेबिट है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। हम बी स्लैश आर लिख देते हैं बिल्स रिसीवेबल के लिए, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल चला गया, ए के पास से बिल्स रिसीवेबल जो है वो चला गया, ठीक है। और किसके पास गया? बैंक वालों के पास। तो क्या एंट्री होगा? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। हाँ, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ए बोलेगा मैंने बिल्स को भेज दिया बैंक के पास, किस लिए? बिल सेंट फॉर कलेक्शन और टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। मेरे पास से बिल्स रिसीवेबल चला गया। क्या इससे बी को कोई फर्क पड़ेगा? क्या बी का कोई ट्रांजैक्शन हुआ? जर्नल एंट्री तो ऑल अबाउट ट्रांजैक्शन, मनीटरी ट्रांजैक्शन। तो क्या इस टाइम पे जो ए का हम लोगों ने थर्ड नंबर एंट्री किया, क्या बी में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है? नो मैम। तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, जब मैच्योरिटी डेट आया तो बैंक क्या बोलेगा? बैंक बोलेगा मुझे पैसा मिल जाएगा, हम पैसा कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये पैसा हम क्या करेंगे? चार्ज काट के वापस करेंगे। अब मैच्योरिटी डेट कब आएगा? 3 मंथ्स का बिल था, तो मैंने तुम लोग को लास्ट दिन पूरा डेट का कैलकुलेशन सिखाया था। ये देखो लास्ट दिन मैंने पूरा डेट का कैलकुलेशन सिखाया था कैसे होता है। तो मंथ होता है तो मंथ टू मंथ होगा, ठीक है, डेट टू डेट होगा। तो डेट टू डेट यहाँ पर 3 मंथ्स का था, तो थर्ड ऑफ क्या हो जाएगा? मार्च। और इसमें नहीं, 3 मार्च नहीं होगा, 1 जन से 1 फेब, 1 फेब से 1 मार्च, और 1 मार्च से 1 अप्रैल। हाँ, तो कितना हो जाएगा? इसमें 3 दिन ऐड करो, 1 अप्रैल ड्यू डेट आ रहा है, मैच्योरिटी डेट कितना आ जाएगा बोलो? 4 अप्रैल, है ना। मैच्योरिटी डेट कौन सा आएगा? 4 अप्रैल, ठीक है। 4 को बी क्या करेगा? पेमेंट कर देगा, क्योंकि ऑनर्ड हुआ है ना बिल, तो पेमेंट कर देगा। तो पेमेंट करेगा तो बी अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? मैंने मेरा बीपी जो है वो रिलीज कर दिया, मेरा लाइबिलिटी खत्म, कितने का? 10,000 का। तो लाइबिलिटी क्रेडिट था, लाइबिलिटी खत्म करके डेबिट कर दिया। और कैसे खत्म हुआ लाइबिलिटी? मैंने पैसा दे दिया जिसको मिलना था, ठीक है, टू बैंक, 10,000 मैंने दे दिया, ठीक है। और कहा जमा किया? ए ने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप बैंक पे दे दीजिएगा, तो बी बैंक में ही दे देगा। देखो पहले दिन जब मैंने स्टोरी स्टार्ट किया था वहां पर ऐसे ही बोला था कि ए के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, ये बुक सेलर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से पैसा जहां बोला जाता है वहीं पर पेमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बी बैंक में पेमेंट कर देगा ये वाला पैसा, ठीक है, ए के लिए। अब ए को क्या होगा? ए को ये पैसा मिल जाएगा, ए को ये पैसा कौन रिम्बर्स करेगा? बैंक वाला रिम्बर्स करेगा। तो ए अपना एंट्री करेगा कि मुझे पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट, मुझे बैंक ने पैसा दे दिया, ठीक है। और मेरा जो बिल सेंट फॉर कलेक्शन था, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल तो मेरे पास से बैंक के पास है, और बिल सेंट फॉर कलेक्शन जो था वो अब कैंसिल हो जाएगा, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन।
कितने का था? 10,000। 10,000 का बिल सेंड फॉर कलेक्शन था, ये देखो कैंसिल हो गया, ये डेबिट था, ये जब पैसा मिल जाएगा तो ये क्रेडिट होके कैंसिल हो गया। अच्छा, मुझे कितना पैसा मिलेगा? क्योंकि बैंक वाला ये काम करने के लिए मेरे से 1% जो है वो चार्जेस मांग लिया है, तो 10,000 का 1% कितना होता है? 1,000 नहीं 100। 100, ठीक है, 100 होगा, तो 100 अगर कमीशन काटेगा तो ए के लिए वो क्या है? एक्सपेंस है, काम करवाने का खर्चा है, तो कमीशन इसके लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितना? 100, ठीक है। अब पेमेंट, इसका मतलब इसको कितना रिसीव होगा? 10,000 में से अगर 100 रुपीज कमीशन देना पड़ेगा बैंक को, क्योंकि बैंक ने 9,900 9,900 बैंक ने इसके लिए काम किया था, तो 9,900 रुपए का रिसीव होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर तुम लोग एक चीज देख सकते हो, बेसिकली ये कैश वाला एंट्री ही आ जाता है, उस दिन भी मैंने सिखाया था। ये देखो, बी टू सेल्स, बिल्स रिसीवेबल टू बी, तो बी भी कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है? बिल्स रिसीवेबल टू सेल। फिर बिल्स रिसीवेबल और बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो गया, बचा क्या? यहाँ पर बचा बिल सेंट फॉर कलेक्शन बचा हुआ है, और टू सेल्स और टू बी बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो, बिल सेंट फॉर कलेक्शन भी चला गया, तो बचा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट बच रहा है, ठीक है। कॉमन कॉमन कट जा रहा है, ये देखो, हम ऐसे करके दिखा सकते हैं, यहाँ पर काट के दिखा देते, रुको, ये देखो, बी और बी कैंसिल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कैंसिल हो गया? ये देखो, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो। तुम लोग मत काटना, ठीक है, हम जस्ट समझाने के लिए कर रहे हैं। बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ये देखो, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब देखो सारा चीज यहाँ पर, हाँ, ये देखो क्या बचा? इधर टू सेल्स बचा, इधर क्या बचा? बैंक कमीशन, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, टू सेल्स। बेसिकली किसी एक पर्सन को सेल करते हुए हमें 9,900 रुपए मिला, उनको हम लोगों ने सेल किया था 10,000 का, हमारा कमीशन वाला पैसा इतना कट हो गया, तो ये नेट एंट्री है। देखो सारा चीज कैंसिल होते होते नेट एंट्री यही वाला आ रहा है, लेकिन इतने सारे स्टेप्स में अगर काम होगा तो इतना सारा स्टेप जो है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। सिमिलर बी के लिए भी हो रहा है, ये देखो यहाँ पर ए और ए कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या? ये बिल्स पेबल, और ये देखो बीपी बीपी भी कैंसिल हो गया, बचा क्या? परचेस टू बैंक, कैश परचेस करने से यही वाला एंट्री होता है, लेकिन ये 3 स्टेप में हुआ बिकॉज इन्होंने ऑन दैट मोमेंट पेमेंट नहीं किया, ठीक है। अब हम तो ऐसे करके हटा लेंगे, तुम लोग मत काट देना, नहीं तो फिर तुम लोग को प्रॉब्लम होगा। तो ये हम लोगों ने सीखा बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये सेकंड वाला मेथड सीखा। ये देखो सेकंड वाला, ही मे सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन व्हेन द बिल इज सेंड फॉर कलेक्शन। अब नेक्स्ट हम लोग थर्ड वाला पढ़ेंगे, व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक। अगर हम लोग बैंक या अदर पर्सन के साथ बिल को डिस्काउंटेड करवाते हैं तो क्या होता है? देखो, तो यहाँ पर लिखते थर्ड पॉइंट, when the bill is discounted with बैंक, ये डिस्काउंटेड है, ठीक है। डिस्काउंटेड विथ बैंक मतलब इंस्टेंट, विथ बैंक या फिर किसी और पर्सन से भी हो सकता है, कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, उनके साथ भी हम लोग ये वाला ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा? एन एक्ट, ये क्या है? ये एक एक्ट है ऑफ सेलिंग ऑफ ए बिल टू ए बैंक और some other persons to obtain payment for it before its maturity। ये देखो, when the bill is discounted with bank, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखो, when the bill is discounted with bank, एन एक्ट ऑफ सेलिंग ऑफ ए बिल टू ए बैंक और सम अदर पर्सन। अगर ये बैंक और अदर पर्सन भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, तुम लोग यहाँ पर चाहो तो बैंक और अदर पर्सन लिख सकते हो। ये वाला केस क्या था? अभी पहला जो केस हम लोगों ने किया, यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर हम लोग अपना बिल जो है ओनरशिप नहीं छोड़ रहे, हम लोग अपना बिल बैंक को बोल रहे हैं आप कलेक्ट करके दो, मेरा काम आप कर दो, ठीक है, मेरा काम आप कर दो। ये अलग चीज होता है, मेरा काम आप कर दो, हम आपको इसके बदले कमीशन दे देंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हम लोग अपना बिल बैंक को बेच दे रहे हैं,
या फिर अदर पर्सन अगर किसी के साथ डिस्काउंट करवा रहे तो उसको बेच दे रहे। बेचने का मतलब है, मान लो एक 10,000 का बिल है, हम अपना बिल बेच दे रहे हैं और बेच के बोल रहे हैं कि ये 10,000 का कलेक्शन आप कर लीजिएगा, ठीक है, और आप रख लीजिएगा इसका पैसा, मुझे नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आप, मुझे अभी पैसे का बहुत जरूरत है, इसीलिए हम अपना चीज जो है बेच रहे हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब हमें पैसे का जरूरत होता है तो कभी कभी अगर किसी का हालत बहुत खराब हो जाता है तो वो अपना कोई भी चीज क्या कर सकता है, या तो मॉर्टगेज रख सकता है या तो बेच सकता है ना, उसी तरह से तो ये बेच देना होता है, ठीक है। एन एक्ट ऑफ सेलिंग ऑफ ए बिल टू ए बैंक और सम अदर पर्सन टू ऑब्टेन पेमेंट फॉर इट बिफोर इट्स मैच्योरिटी। बिल का मैच्योरिटी डेट नहीं आया है, तो मैच्योरिटी डेट जब तक नहीं आएगा तब तक तो ये जो पार्टी है वो, मतलब जो सेलर है वो बायर को प्रेशराइज भी नहीं कर सकती कि पेमेंट दे दो, ठीक है, क्योंकि मैच्योरिटी डेट तक तो रुकना ही पड़ेगा, उसी का ही तो साइन हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, तो वेट करना पड़ेगा। अब वेट नहीं कर सकते, पैसे का इतना जरूरत है, ले जाके बिल को बेच दिए बैंक के पास या किसी और के पास और उनसे पैसा लेके आ गए। लेकिन वो जो है ना, वो हेल्प क्यों करेंगे, वो इसलिए हेल्प करेंगे कि उनको मिडिल में क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पर कमीशन पे किया हम लोगों ने, हमारा काम करने के लिए बैंक को कमीशन पे किया। अभी हम लोग हमारा बिल जो है वो बैंक के पास रखने वाले नहीं है, बैंक को बेच देंगे। अब बैंक जो करे वो उसका मर्जी, बैंक को बेच देंगे और बोलेंगे मुझे इसका पेमेंट कर दो। तब बैंक वाला बोलेगा हम क्यों पेमेंट करें, आपको पैसे का जरूरत है, आप अपना चीज बेच रहे हो, बेच दो, लेकिन हम पूरा का पूरा पेमेंट नहीं देंगे, हम थोड़ा सा डिस्काउंट करके देंगे, अगर आपको लेना है तो ले लीजिए। अब जिसको पैसे का जरूरत है उसको तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऑन 1/1 A sold goods to B for rupees 10,000 and draw a bill for the amount. B accepted and returned it to A, who discount the bill with a bank on 4th Feb at 15% per annum. This bill is duly honored. ऑनर्ड होने का मतलब है जिसको पेमेंट करना था मिस्टर बी को, उन्होंने कर दिया है। पास जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री पास करना है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के बुक्स में जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन मैंने एक ही जैसा रखा है, ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट बदलते जा रहे ताकि तुम लोग को भी समझने में आसानी हो। तो ए और बी ये दोनों के बुक्स में हमें जर्नल एंट्री करना है। तो सबसे पहले सेम क्वेश्चन है, इसीलिए 1 तारीख को देखो ए ने गुड्स बेच दिया बी को, तो क्या एंट्री होगा, बी टू सेल्स, बी अकाउंट डेबिट टू सेल, कितना हो जाएगा 10,000। सॉरी ये बी अकाउंट डेबिट लिख दे रहे गलती से। परचेज टू, ये परचेज कर रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 10,000। ये देखो एक ने बेचा और एक ने सेल कर दिया, सॉरी एक ने बेचा एक ने खरीद लिया। ऑन 1/1 ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 10,000 और उसके बाद उसी डेट को बिल्स भी ड्रॉ हो रहा है। तो बिल्स ड्रॉ का एंट्री जैसे होता है अभी तक तो हम लोग ये करते हुए आ रहे हैं। बिल्स ड्रॉ का एंट्री क्या होगा, इसके पास बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा, हम B/R लिख रहे हैं, तुम लोग पूरा लिखना, ठीक है, तुम लोग पूरा लिखने का हैबिट करो। अगर तुम लोग एग्जाम में ऐसे लिख के आते हो तो फिर ये गलत माना जाएगा, इसका कोई नंबरिंग नहीं होगा, ऊपर से इसको काट दिया जाएगा। तो ये अभी जल्दी के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल टू बी कितना हो जाएगा 10,000 टू बी। अच्छा अब इनको बिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो इनके पास क्या आ जाएगा, बिल्स पेएबल, जो कि एक लाइबिलिटी होता है, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड टू बिल्स पेएबल। और यहाँ पर डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा ए अकाउंट डेबिट टू
बिल्स पेबल, ये बिल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मिस्टर ए जो है ये चले जा रहे हैं बैंक के पास, ये देखो, हु डिस्काउंटेड द बिल विथ अ बैंक, बैंक के पास चले गए, ठीक है। कब गए हैं बैंक के पास? 4 फेब को, ठीक है, 4 फेब को गए, 1 तारीख को नहीं गए, 4 फेब को, कुछ दिन इन्होंने अपने पास बिल को रख लिया। अब 4 फेब को ये बैंक के पास गए, बैंक के पास जाके बैंक को बोल रहे हैं कि बैंक आप मेरा ये बिल्स रिसीवेबल खरीद लीजिए मेरे से। तो बैंक पूछेगा कितने का है, तो ये बोलेगा 10,000 का है, ठीक है। तो बैंक बोलेगा ठीक है बेच दो, हम खरीदेंगे, हम रेडी है खरीदने के लिए। तो इनके पास से बिल्स रिसीवेबल चला गया, तो 2 बिल्स रिसीवेबल कितने का चला गया? ये 10,000 रुपए का, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल 10,000 रुपए का चला गया। और इनके पास क्या आएगा? ये क्यों बेच रहे हैं? बेसिकली ये इसीलिए बेच रहे हैं क्योंकि इनको पैसे का जरूरत है। तो बैंक बोलेगा ठीक है आप बेच दो, हम पैसा दे देते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन बैंक का एक कंडीशन है, बैंक पूरा पैसा नहीं देगा, क्योंकि बैंक क्यों इसमें अपना पहले से किसी को पैसा देके अपना कैश कम करे, क्योंकि बैंक का लॉस होगा ना। बैंक का पैसा ए को दे देगा और ये पैसा बैंक को कुछ दिन बाद मिलेगा, इससे तो ए का लॉस है। इसीलिए बोलेगा ठीक है हम खरीदेंगे, लेकिन 10,000 का चीज कम में खरीदेंगे तब चलेगा। तो कितना? 15% जो है डिस्काउंट में खरीदेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं डिस्काउंट, जो कि ए का लॉस होगा, ठीक है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट का रेट जो चलेगा उसी के हिसाब से पे करना पड़ेगा। अब डिस्काउंट का रेट क्या चल रहा है हम यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। डिस्काउंट का रेट चल रहा है 15%, ठीक है। मतलब 100 रुपए पे 15 रुपए, 15% पर एनम है। मतलब 100 रुपीज का अगर बिल होगा और 1 साल के लिए अगर होगा तो 15 रुपए का डिस्काउंट होगा। तो 10,000 रुपीज का होगा तो 10,000 इंटू 15%, हाँ 1500 होता है। लेकिन यहाँ पर कितने दिन डिस्काउंट कैसे काउंट होता है? देखो डिस्काउंट हम लोग का कैसे काउंट होगा, ये देखेंगे कि इन्होंने कितने दिन पहले अपना बिल को डिस्काउंट करवाया। अच्छा, इन्होंने लेकिन तुरंत जो है अपना बिल डिस्काउंट नहीं करवाया, इन्होंने 1 मंथ अपने पास रखा। मैच्योरिटी डेट कब आने वाला था? 4 अप्रैल को, है ना। सेम क्वेश्चन है ना, मैच्योरिटी डेट 4 अप्रैल को आने वाला था, क्योंकि कितने दिन का बिल है यहाँ पर मैंने लिखा नहीं। ड्रॉ बिल फॉर the amount for draw bill for 3 months, ठीक है। 3 months for the amount, ये वाला, ठीक है। ये इंसर्ट कर लो यहाँ पर 3 months के लिए। तो 3 months के लिए यानी कितने दिन? मैच्योरिटी डेट कौन सा आता? ये लो, सॉरी यहाँ पर हो गया, यहाँ पर रब हो जा रहा है, ये वाला ये हटाना है मुझे। हाँ ये देखो, 1 जैन से 1 फेब, 1 फेब से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल। और ये 1 अप्रैल में अगर हम लोग 3 डेज ग्रेस एड, 4 होता मैच्योरिटी डेट। और इन्होंने बैंक के पास ये कब गए? 4 फेब को, ठीक है। तो कितने दिन पहले चले गए? इनको और कितना दिन रुकना चाहिए था? कितने दिन पहले इन्होंने अपना डिस्काउंट? 2 मंथ्स। देखो फेब से लेके अप्रैल, तो 4 फेब से 4 मार्च 1 मंथ, 4 मार्च से 4 अप्रैल 2 मंथ। तो 2 महीना जो इनको रखना चाहिए था वो नहीं रखा, इन्होंने 1 महीना रखा। मैच्योरिटी डेट तक का जो टाइम पीरियड है उसके हिसाब से 1 मंथ अपने पास रखा, जबकि रखना था 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में 1 मंथ रखा, 2 मंथ नहीं रखा। तो बैंक का डिस्काउंट काटने का रूल्स क्या है? बैंक का डिस्काउंट काटने का रूल्स ये है, यहाँ पर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 12। क्यों 12? क्योंकि 10,000 पे 15% करने से जो आता है वो पूरे साल का आता है, क्योंकि 15% पर एनम है। सोचो एक बार कैलकुलेशन सोचो, 10,000 बिल का अमाउंट है, इस पे 15% पर एनम लगाएंगे तो 1500 जो है ये पर एनम है। पर एनम मतलब पूरे साल का। डिवाइडेड 12 करेंगे तो एक एक महीने का आ जाएगा। डिवाइडेड 12 करेंगे तो एक एक महीने का डिस्काउंट आ जाएगा 125। लेकिन बैंक इनसे कितने महीने का डिस्काउंट काट लेगी? उतने महीने का जितने दिन पहले इन्होंने अपना डिस्काउंट करवाया। तो इन्होंने तुरंत नहीं गए, ये 2 महीने पहले गए, तो इंटू 2, तो यहाँ पर 2/12, दैट्स वाई यहाँ पर 2/12 होगा। ये होता है कंसेप्ट। तो 2/12। अब इसका कैलकुलेशन करके देखो कितना आता है। 250, ठीक है, ये आ गया 250। तो 250 बैंक काट लेगा, बचा कितना? 9750, ठीक है, 9750 मिल जाएगा। ये होता है डिस्काउंट का रूल्स। तो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? बिल अमाउंट इनटू परसेंटेज रेट जो गिवन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनटू हो जाएगा, यहाँ पर कितना अमाउंट से इनटू होगा? इनटू 2/12। अच्छा, 2 को हम लोग क्या बोलेंगे? अनएक्सपायर्ड पीरियड। 2 को तुम लोग बोल सकते हो अनएक्सपायर्ड पीरियड। अगर इसका मतलब फॉर्मूला जैसा लिखना चाहते हो तो भी हो जाएगा। ये देखो, अमाउंट ऑफ बिल, मैंने कंसेप्ट तो समझा ही दिया। अमाउंट ऑफ बिल इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट जो होगा
इनटू यहां पर क्या हो जाएगा अनएक्सपायर्ड पीरियड, अनएक्सपायर्ड पीरियड 2 महीना अभी भी बाकी था, अनएक्सपायर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय 12 ये होता है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला वाइज याद रखने का क्या जरूरत है, हम लोग सिंपल कंसेप्ट के साथ चलेंगे ना। इन्होंने 1 महीना होल्ड किया तो बैंक उसका पैसा नहीं काट सकता, इन्होंने लॉजिकली 3 मंथ इनके पास रखना था, बैंक के पास जब ये आए तो तब भी 2 महीना बाकी था, तो 2 महीने का ही डिस्काउंट काटेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये 4 तारीख जब आएगा, 4 तारीख क्योंकि बी ने ऑनर्ड किया है बिल को, ठीक है, बी ने ऑनर्ड किया है तो बी अपना पेमेंट कर देगा 4 तारीख को। बी अपना पेमेंट जो करेगा उसका एंट्री क्या होगा, बी बोलेगा बिल्स पेबल टू बैंक, बिल अपना सॉरी बी अपना बिल्स जो है वो डिस्चार्ज कर देगा, बीपी डेबिट टू बैंक, हो गया, ठीक है। मैम डेट 4/4 होगा ना? हाँ सॉरी 4/4 होगा, हाँ ये 4 तारीख को पेमेंट होगा, 4 अप्रैल, हाँ ये 4 अप्रैल को होगा। अच्छा, अब देखो दूसरा कौन सा मेथड है, ये ही मे गेट द बिल डिस्काउंटेड विद ए बैंक और अदर पर्सन, ये हो गया। ही मे एंडोर्स द बिल टू ए क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर को एंडोर्स करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, एंडोर्स टू क्रेडिटर। व्हेन ए बिल is endorsed to a creditor, यहां पर लिख देते थोड़ा सा इसके बारे में। एन एंडोर्समेंट मीन्स the writing of a person's name, किसी और पर्सन का नाम लिखना ऑन द फेस और बैक ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और on a slip of paper annexed thereto, for the purpose of negotiation। अच्छा, जिसको एंडोर्स किया जाता है एंडोर्सर, जिसने एंडोर्स किया उसको एंडोर्सर बोलते हैं, जिसको एंडोर्स किया जाता है उसको एंडोर्सी बोलते हैं, वो अभी बता देंगे जब हम लोग एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये समझो क्या होता है एंडोर्समेंट। जब होता है एंडोर्समेंट होने से हमें क्या करना पड़ता है, मान लो ये जो मैंने फर्स्ट दिन तुम लोग को यहाँ पर दिखाया था एंडोर्समेंट, ये देखो यहाँ पर बताया भी था, ये वाला स्टोरी फिर से बताते। देखो पी लिमिटेड ने क्या किया, पी लिमिटेड के पास से ए ने खरीदा था कैश में, बी ने खरीदा था 45 डेज क्रेडिट में, और सी ने खरीदा था 45 डेज क्रेडिट प्लस उसके साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया था। अब पी लिमिटेड जो है उसके मालिक ने यानी मिस्टर पी ने मिस्टर सी को बोला ये पेमेंट आप मेरे क्रेडिटर जेड को कर दीजिएगा। तो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने यहाँ पर दिखाया था ना, तो इसके ऊपर लिखना पड़ेगा पेड टू मिस्टर जेड, या तो इसके फेस में मतलब ये फ्रंट में लिखना पड़ेगा, या फिर पीछे इस पेज को अगर पलट देते पीछे जैसे ब्लैंक जगह रहता है, जैसे चेक कभी डिपॉजिट करते हो तो देखना पीछे लिखने बोलता है अपना नाम और टेलीफोन नंबर, ताकि अगर चेक गुम जाए तो उसको कम्युनिकेट करने में आसानी हो, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर या तो फेस में नाम लिख दो कि मिस्टर जेड को पे करना है, कौन लिखेगा मिस्टर पी, या फिर इसके बैक साइड में अगर जगह है तो वहां लिख दो, या फिर कोई अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के मतलब फेस या बैक साइड में नहीं लिखना चाहता है तो एक स्लिप में लिख के ये स्लिप को यहाँ पर स्टेपल कर दो एनेक्स, ठीक है, या तो स्टेपल कर दो, पिन लगा दो, कुछ भी कर दो, उसके साथ चिपका दो, ठीक है। चिपका के बताया जाएगा कि ये मिस्टर जेड को देना है। तो इंस्ट्रक्शन क्लियरली होना चाहिए किसी भी तरह से, या तो इसके ऊपर फेस में लिख दो, जगह है तो बैक में लिखो, नहीं जगह है या फिर नहीं लिखना है तो हम लोग नॉर्मल एक स्लिप में लिख के उसको दिखा सकते हैं, ठीक है।
स्लिप में डिटेल्स में लिख के दिखा सकते हैं, वही चीज बोला है। एन एंडोर्समेंट मींस द राइटिंग ऑफ ए पर्सन्स नेम ऑन द फेस और बैक ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और ऑन ए स्लिप ऑफ पेपर एनेक्स देयर टू फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन। ठीक है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि आप ये पेमेंट मुझे ना करके मेरे क्रेडिटर को कर दीजिए। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्लियरली बताना पड़ेगा, नाम वाम बताना पड़ेगा किसको देना है। अब देखो इसके रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पर फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं। On 1/1 A sold goods to B for rupees 10,000 and drew a bill at 3 months for the amount. B accepted and returned it to A. And return it to A who endorse the bill 1 month, ये मैंने 1M मतलब 1 month लिखा है। ठीक है, 1 month after the acceptance in favor of creditor C in settlement of his debt for rupees 10,200. The bill is duly honored at maturity. अच्छा, pass journal entry फॉर ए बी सी। ठीक है, ए बी सी तीनों के लिए जर्नल एंट्री हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर तीनों का बुक्स बनाते हैं, फिर एक एक डेटा पढ़ते हुए एंट्री करते हैं। ठीक है, तीनों के बुक्स में एंट्री करना है ए बी सी। तो यहाँ पर ए का बुक्स, यहाँ पर बी का बुक्स और यहाँ पर मैंने सी का बुक्स लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या बोला है देखो, ऑन 1/1 ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 10,000। तो जर्नल एंट्री अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन होता है, मनीटरी ट्रांजैक्शन। पहले ए और बी के बीच मनीटरी ट्रांजैक्शन हुआ है 1 जैन को, तो एंट्री क्या होगा 1 जैन को ए क्या बोलेगा, मैंने बी को गुड्स भेज दिया, तो एंट्री क्या होगा, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा कितना 10,000। अच्छा बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा मैंने परचेस किया, सेम वही 1 तारीख को ही। हाँ, बी बोलेगा मैंने परचेस किया है। परचेस किससे किया है, ए से, पैसा नहीं दिया, तो ए को याद रखना है, क्रेडिटर बन गया ये मेरा 10,000। अभी तक सी का कोई कंसेप्ट नहीं आया, देखो अभी तक सी का कुछ कंसेप्ट नहीं आया है 1 तारीख को। ठीक है, अच्छा फिर उसी 1 तारीख को देखो क्या हुआ, यहाँ पर पढ़ के, एंड ड्रॉ ए बिल एट 3 months फॉर द अमाउंट। ठीक है, उसके बाद उसी अमाउंट पे 3 महीने का एक बिल ड्रॉ किया गया है। ठीक है, ड्यूरेशन जिस बिल का 3 months है, तो सेम वही बिल्स रिसीवेबल ए के पास आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल टू क्या हो जाएगा, टू बी हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल एक एसेट है, इस एसेट के बदले पैसा मिलेगा बी से फ्यूचर में 3 months बाद 10,000 का। ठीक है, और बी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जब तक बी साइन करके एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो वैलिड नहीं होगा। तो बी एक्सेप्ट जब करेगा इनके पास बीपी आ जाएगा, बीपी। ठीक है, और बिल्स जो है वो ड्रॉ किसने किसके वजह से हुआ है, ए, तो ए अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कितना 10,000 टू बिल्स पेबल। ठीक है, इसमें भी सी का अभी तक कोई कंडीशन नहीं आ रहा है। उसके बाद देखो बी एक्सेप्टेड एंड रिटर्न इट टू ए, मतलब वो साइन करके ए को रिटर्न करना पड़ेगा, नॉर्मल सा बात है, बी के पास रहेगा तो इसका कोई वैलिड नहीं है। ठीक है, बी लेके भाग गया तो ठीक है, ए के पास रहना चाहिए, तब ए के पास प्रूफ रहेगा कि ए ने बी को गुड्स बेचा था 10,000 का, जिसका पेमेंट 3 months बाद बी करेगा, ऐसा उसने प्रॉमिस किया था। हु एंडोर्स द बिल 1 month, ए ने एंडोर्स कर दिया बिल 1 month आफ्टर द एक्सेप्टेंस। ए ने 1 महीने बाद, 1 महीने बाद कौन सा डेट आएगा,
1 जैन के ठीक 1 मंथ बाद कौन सा डेट आएगा बताओ? 1 जैन के 1 मंथ बाद कौन सा डेट आएगा? फर्स्ट फेब को ए ने क्या किया? एंडोर्स कर दिया बिल, किसको? इन फेवर ऑफ क्रेडिटर सी को भेज दिया। एंडोर्स मतलब उसको ट्रांसफर कर दिया। इन सेटलमेंट ऑफ हिज डेब्ट फॉर 10,200, मतलब डेब्ट मतलब उसका लोन था सी से, कितने का? 10,200 का। शायद उसने सी से कुछ खरीदा था 10,200 का, वो उसका क्रेडिटर है ना, तो 10,200 का खरीदा था, उसके बदले ये बिल दे दिया इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? बिल 10,000 का दे रहे हैं, सी को पैसा देना था 10,200 और बोल रहे फुल सेटलमेंट, तो क्या होता है बोलो? तुम लोग जर्नल में ये चीज कर चुके हो। 10,200 देना था, 10,000 में फुल सेटलमेंट, इसका मतलब बोलो? 200 में डिस्काउंट मिल गया, मतलब पूरा मैनेज हो गया, पूरा कैंसिल हो जाएगा। और सी ने कितना डिस्काउंट दे दिया? 200 का। ए को डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ कितने का? 200 का। बता रहे तो 10,200 का सी को क्या मिल गया? सॉरी, ए को क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि सी जो है वो 10,200 का सेटलमेंट 10,000 से ही कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले ए अपना बिल सी को सेंड करेगा, तो ए के पास से बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा, तो बिल्स रिसीवेबल रहने से एसेट है, डेबिट होगा, चले जाने से क्या होगा? क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल। कितने का बिल्स रिसीवेबल चला गया? 10,000। ठीक है, अच्छा, इससे बेनिफिट क्या हुआ? इससे बेनिफिट ये हुआ सी के पास जो पेमेंट देना था सी को 10,200 का जो लाइबिलिटी था वो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो सी अगर मेरा क्रेडिटर था पहले, तो सी कैसे था? मतलब सी क्रेडिटर था तो सी कैसे था? सी अकाउंट डेबिट था या टू सी था? सी अगर मेरा क्रेडिटर था तो वो कैसे दिख रहा था मेरे बुक्स में? यानी सी से मैंने कुछ परचेस किया था, तो मैंने क्या एंट्री किया होगा? मतलब ए ने क्या एंट्री किया होगा? जब सी से 10,200 का कुछ परचेस किया होगा तो क्या एंट्री किया होगा? था परचेज अकाउंट डेबिट टू सी, परचेस टू सी ये लिखा होगा ए ने कभी ना कभी 10,200 का। अगर 10,200 का अब कैंसिलेशन चल रहा है तो सी को क्या करेगा? डेबिट। सी अकाउंट डेबिट कितना? 10,200। अब 10,000 से ही मान गया तो डिस्काउंट रिसिप्ट होगा, तो टू डिस्काउंट रिसिप्ट। ठीक है, अच्छा इसको पूरा लिख दे, नहीं तो तुम लोग नहीं समझ पाओगे। डिस्काउंट रिसिप्ट 200 डिस्काउंट रिसिप्ट हो गया। सॉरी 200 नहीं, यहाँ पर टू डिस्काउंट रिसिप्ट, हाँ 200 ही होगा। ठीक है, टू डिस्काउंट रिसिप्ट लिखा है। अच्छा, मैंने ये एक्चुअली ये दोनों को ऐड कर दिया इसीलिए सोच रही, नहीं ठीक ही लिखा है मैंने, टू डिस्काउंट रिसिप्ट 200। ठीक है, अच्छा अब ये डिस्काउंट रिसिप्ट ये सेटलमेंट हो गया सी के साथ। अच्छा, अब इससे बी का क्या लेना देना? ये तो ए और सी अपने अंदर चेंज कर रहे हैं, बी को सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, इससे कोई मॉनिटरी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। बी को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा ए के तरफ से कि पैसा अब मुझे ना दे के सी को दे दीजिएगा। ठीक है, बस बी के साथ कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, तो जर्नल एंट्री भी नहीं होगा। अब सी को फर्स्ट फेब को ए से एक बिल्स रिसीवेबल मिल रहा है, कितने का? 10,000 का, तो सी अपना एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, मुझे बिल्स रिसीवेबल मिला कितने का? 10,000 का, और इसके बदले में मैंने मेरे डेटर ए को क्या कर दिया? मैंने मेरे डेटर ए को कैंसिल कर दिया टू ए। मेरा डेटर कितने का था? 10,200। अच्छा, मेरा तो नुकसान भी हुआ, कितने का? 200 का। इसका मतलब मैंने उनको डिस्काउंट अलाउड किया, डिस्काउंट अलाउड, ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद देखो एंडोर्समेंट के बाद क्या हो रहा है? द बिल ड्यूली ऑनर्ड, ऑनर्ड हो गया मतलब 4 तारीख 4 अप्रैल, 3 महीने का बिल था ना, 4 अप्रैल बी को पेमेंट करना था, बी ने पेमेंट कर दिया। पहले 4 अप्रैल बी पेमेंट करेगा, तो बी क्या एंट्री करेगा? 4 अप्रैल जब पेमेंट होगा तो एंट्री करेगा बीपी टू बैंक। ऑनर्ड करने का मतलब है पेमेंट दे देना, तो बीपी अकाउंट डेबिट, इसका लाइबिलिटी खत्म 10,000 का, टू बैंक 10,000। इससे ए का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ए के पास अभी बिल्स विल्स कुछ भी नहीं है। अब ये पेमेंट किसको रिसीव होगा? सी को रिसीव होगा। सी 4 अप्रैल को बोलेगा मुझे पैसा मिल गया, कितना? 10,000। 10,000 मिल गया और मेरे पास से क्या चला जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। सी के पास से इसके बदले क्या चला जाएगा? बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। बाकी ये सब कैसे कैंसिल होगा ये देख सकते हो। सी ने जब बेचा होगा ए को 10,200 का कोई भी गुड्स, तो क्या एंट्री किया होगा? बोलो, उसका जरूरत नहीं था यहाँ पर इसीलिए मैंने नहीं किया, लेकिन अगर सी ने 10,200 का सेल किया होगा तभी तो वो कैंसिल हो रहा है, तो क्या एंट्री किया होगा? ए टू सेल्स
A2 सेल्स क्या होगा 10,200 का, है ना, 10,200 का कभी ना कभी तो ये एंट्री क्या होगा सी ने। अब देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या हुआ, अब ए बोल रहा है आप मुझसे पैसा मत लीजिए, मुझसे बिल्स ले लीजिए, ठीक है, और पैसा आपको बी दे देगा जब टाइम आएगा। तो फिर सी ने क्या एंट्री किया था A2 सेल्स, जब बिल्स रिसीवेबल आया तो बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट अलाउड टू ए, ये देखो ए कैंसिल हो गया, बचा था क्या BR डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स। अब जब पैसा मिला बैंक टू BR, ये देखो BR भी कैंसिल, तो बचा क्या बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स। अगर हम लोग डिस्काउंट में सेल करते तब तो यही एंट्री करते ना, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स, वही वाला हुआ, ठीक है, वही वाला हुआ। लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये वाला नहीं दिखाने बोला है, यहाँ पर नहीं बोला है कि ये वाला ट्रांजैक्शन दिखाओ कि कब 10,200 का इन दोनों में ट्रांजैक्शन हुआ था, इसीलिए वो मैंने नहीं दिखाया, ठीक है। लेकिन इसी तरह से हुआ था तभी ये एंट्री हो रहा है। अच्छा, ये हुआ एंडोर्समेंट का एक क्वेश्चन। अच्छा, एंडोर्समेंट का हमें और भी 2-3 क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है, और भी 2-3 क्वेश्चन कर लेते, चलो एंडोर्समेंट का। नेक्स्ट एग्जाम्पल और एक है एंडोर्समेंट का ही है। A owed B rupees 8,000. He gave a bill for the same on 1st August, payable after 4 months at the Bank of India. 4 months at the Bank of India, ठीक है, BOI, चांदनी चौक, दिल्ली. Immediately after receiving the bill, B endorsed it to C in payment of his debt on 4th September, 4th September, C discounted the bill at the rate of 12%, per annum. The bill is made on due date, मतलब ऑनर्ड हो गया, ड्यू इट टू सी है या फिर ई है? बी एंडोर्स्ड इट टू सी है, ये सी है, सी, ये भी सी है। पास यहाँ पर लिख देते जर्नल एंट्री फॉर ए बी एंड सी, ए बी और सी तीनों के बुक्स में हमें जर्नल एंट्री करना है, ठीक है, तीनों के बुक्स में हमें जर्नल एंट्री करना है। अच्छा, देखो कैसे होगा। तीनों पार्टी का नाम लिख लेते हैं, ए बी और सी। अब एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं क्या है, देखो। ए ओड बी रुपीज 8,000, ओड करना मतलब उधार लेना, किसने उधार लिया है बता सकते हो, ये लाइन पढ़ के किसने उधार लिया है, ए ने या बी ने, किसने उधार लिया है पढ़ के बता सकते। ए ने उधार लिया है, करेक्ट, ए ओड बी रुपीज 8,000, ठीक है, ही गेव ए बिल फॉर द सेम ऑन 1/8, तो ए ने उधार लिया है, ठीक है, तो बिल कौन ड्रॉ करेगा, अगर ए ने उधार लिया है तो बिल कौन ड्रॉ करेगा, किससे उधार लिया है, बी से,
तो बिल कौन ड्रॉ करेगा, बी ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो कौन सा डेट है, डेट दिया था क्या कुछ, हाँ 1 अगस्त को, 1 अगस्त को ए ने उधार लिया पैसा बी से, ठीक है। तो बी ने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, तो बी के पास क्या आ जाएगा, बी के पास आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। और ए के पास क्या आ जाएगा, बिल पेबल। बिल्स पेबल, तो इसके पास आ जाएगा बिल्स पेबल, ए के पास आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ पर हो जाएगा बी अकाउंट डेबिट टू बीपी, और यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, सॉरी टू ए, बी लिख दिया मैंने गलती से, टू ए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अमाउंट कितना था, 8000। यहाँ पर सी का अभी कोई चांस नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो 1 तारीख को इन दोनों में उधार लेना देना हुआ, इसके बदले एक बिल्स ड्रॉ हुआ। ये देखो, जो बिल का पेमेंट कहाँ करना है, पेमेंट करना है आफ्टर 4 मंथ्स, यानी बिल जो है वो 4 मंथ्स का है। एट द बैंक ऑफ इंडिया में पे करना है, चांदनी चौक दिल्ली। इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द बिल बी एंडोर्स रीड टू सी, बिल्स रिसीवेबल बी के पास है, बी ने तुरंत उसी दिन उस बिल को सी को एंडोर्स कर दिया, ठीक है। और किस वजह से, क्या, इन पेमेंट ऑफ हिज डेप्ट ऑन 4 सितंबर, इन पेमेंट ऑफ हिज डेप्ट, ठीक है, उसके डेप्ट के बदले उसने वो बिल दे दिया, ठीक है। अच्छा, तो जैसे ही बिल इसके पास एक्सेप्ट होके आ गया वो 1/8 को, ठीक है, बी ने अपना बिल एंडोर्स कर दिया, किसको, सी को, ठीक है। बी अपना बिल जो है वो सी को दे रहा है, तो बिल इसके पास से चला जाएगा, तो 2 बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। बिल्स अगर इसके पास से चला जाएगा तो 2 बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। किसके पास जा रहा है, किसके पास जा रहा है, सी के पास, ठीक है। तो सी ऑब्वियसली इसका क्रेडिटर होगा, तभी डेबिट का बात हुआ है, तो सी के पास जा रहा है, तो डेबिट द रिसीवर के हिसाब से भी हम लोग सी को डेबिट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम लोग क्रेडिटर को कैंसिल कर रहे हैं वैसे भी बोल सकते हैं। तो सी अकाउंट डेबिट, सी को कैंसिल कर रहे हैं। अब कितना डेब्ट था वो नहीं बता रहा है, ठीक है। इन पेमेंट ऑफ हिज डेब्ट, तो फुल मान लेंगे, इतना ही था, इतने के लिए बिल बनाया, और ये वाला जो पेमेंट है वो पेमेंट ना करके वो सी को एंडोर्स कर दे रहा है उतने का बिल, ठीक है। जैसे इस पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कितने का डेप्ट था, 10,200, यहाँ पर क्लियरली नहीं बताया, तो ये मानेंगे कि फिर 8,000 का ही डेप्ट था जो सी के साथ सेटलमेंट कर रहा है। अब सी के पास क्या आ जाएगा, 1 अगस्त को अगर बी अपना बिल्स रिसीवेबल सी को भेज रहा है तो सी के पास क्या आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल कितने का, 8,000 का। अब ये बिल्स एक्सेप्ट कर रहा है, तो इन दोनों में तो एक्चुअली बिल्स ड्रॉ नहीं हुआ है, बिल्स एक्सेप्ट कर रहा है और इसके बदले अपने डेटर को कैंसिल कर रहा है, ठीक है। बी से मिलता 8,000 और उसके जगह बिल्स रिसीवेबल ले रखा है, ठीक है। अच्छा, अब इससे ए का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ देखो, सी इन पेमेंट ऑफ हिज डेब्ट ऑन 4 सितंबर सी डिस्काउंटेड द बिल, 4 सितंबर को सी ने वो बिल डिस्काउंट करवा लिया 12% पर एनम से, ठीक है। किसके पास डिस्काउंट करवाए, ये नहीं अगर बोलता है तो हम लोग मानेंगे बैंक के पास, अदर पर्सन के साथ भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बोला है तो बैंक ही मान लेते हैं। बैंक के पास डिस्काउंट करवाए, 12% रेट चल रहा था, ठीक है। अच्छा, तो 4 सितंबर को सी चला गया बैंक के पास। अब सी के कॉलम में इसका मतलब हमें एंट्री लिखना चाहिए, 4 सितंबर को सी जा रहा है बैंक के पास, ठीक है, और बैंक को जाके बिल अपना डिस्काउंट करवा लिया, तो बिल्स रिसीवेबल अपने पास से चला जाएगा, तो 2 बिल्स रिसीवेबल, सी के पास से बिल्स रिसीवेबल चला गया। अच्छा, बैंक के पास से पैसा लेके आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, लेकिन बैंक पूरा पैसा नहीं देगा, कुछ ना कुछ डिस्काउंट चार्ज काट लेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं डिस्काउंट डेबिट, ठीक है। अब कितना चार्जेस काटेगा उसका हमें यहाँ पर अभी कैलकुलेशन सीखा भी था, अमाउंट ऑफ बिल जितना होगा इनटू परसेंटेज रेट जो चल रहा है, रेट कितना चल रहा है 12% पर एनम, मतलब पूरे साल का 12%, ठीक है, तो इनटू 12% पर एनम, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो पर मंथ का आ जाएगा, इनटू अनएक्सपायर्ड पीरियड, अनएक्सपायर्ड पीरियड कब होगा, तो देखो ये बिल का जो टाइम था वो 4 मंथ्स का था, तो 1 अगस्त से 4 मंथ्स काउंट करो, बिल का मैच्योरिटी डेट पता चलेगा, 1 अगस्त से 1 सितंबर, सितंबर टू अक्टूबर, अक्टूबर टू नवंबर, एंड नवंबर टू दिसंबर, तो 1 दिसंबर, और इसमें 4 दिन हम लोग ग्रेस पीरियड ऐड कर, सॉरी 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे, तो 4 दिसंबर होगा। 4 दिसंबर तक इनको वेट करना था, लेकिन ये 4 सितंबर पे ही चले गए, तो अनएक्सपायर्ड कितना था, एक्सपायर्ड तो हो गया, 4 सितंबर तक एक्सपायर्ड हो गया, अनएक्सपायर्ड कितना था, कितना मंथ हो रहा है, 4 सितंबर को चले गए, 4 दिसंबर तक वेट करना था, कितने दिन पहले चले गए, 2 मंथ, 2 हो रहा है, 2 हो रहा है या 3 हो रहा है क्या, सितंबर टू अक्टूबर, अक्टूबर टू नवंबर, हाँ
3 मंथ्स हो रहा है ना, ये देखो सितंबर टू अक्टूबर, अक्टूबर टू नवंबर, और नवंबर टू सितंबर टू अक्टूबर, अक्टूबर टू नवंबर, यानी 11 होगा, नवंबर से दिसंबर, 3 मंथ्स हो रहा है ना। ये देखो ना 9 10 11 12, वैसे भी तो कर सकते हैं ना, 9 10 11 12 मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ्स हो रहा है, देखो चेक करके 3 मंथ्स हो रहा है। ठीक है, तो 3 मंथ्स। अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब तक हम इसको रब कर देते। चलो ये 3 मंथ्स होगा, अनएक्सपायर्ड पीरियड 3 मंथ्स, इंटू 3 करके देखो कितना आ रहा है। कितना? 240। अच्छा, अब 8000 में 240 नहीं मिलेगा तो कितना मिलेगा? 7760 ये मिल गया। ठीक है, ये बैंक के पास से मिल गया। अच्छा, अब जब मैच्योरिटी डेट आया, अब बी का तो इस बिल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बी ने अपना बिल अपना क्रेडिटर सी के लिए सेटलमेंट कर लिया है। ठीक है, अब ए अपना पेमेंट करेगा, कब करेगा? 4 दिसंबर को। अभी देखा ना हम लोगों ने, 4 दिसंबर मैच्योरिटी डेट है। ये अपना पेमेंट करेगा, किसके पास करेगा? बैंक के पास। क्या एंट्री होगा? बीपी टू बैंक, बीपी टू बैंक। ये कितना पेमेंट करेगा? ये तो अपना उतना ही करेगा जितने का इसका बिल बना था। ठीक है, 8000 हो गया। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, और एक एग्जांपल देखो। ए ड्रू 3 months bill for rupees 10,000 upon B. This bill was endorsed in favor of C, who endorsed in favor of D, who in turn endorsed in favor of A to discharge his own acceptance. Prepare जर्नल ऑफ ABC, मतलब वही जर्नल एंट्री पास करवाना है। ए बी, अच्छा ए बी सी एंड डी। ठीक है, यहाँ पर 3 पार्टी, 4 पार्टी हो रहा है। ठीक है, ए बी सी डी, 4 बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें मेंटेन करना है। तो क्या दिया है देखो, ए ड्रू 3 months बिल फॉर 10,000 अपॉन बी। ठीक है, तो हम लोग एक एक पॉइंट पढ़ते हुए कर रहे हैं। चलो, तो यहाँ पर बुक्स बनेगा ए का, यहाँ पर बी छोटा छोटा करके लिखते हैं, यहाँ पर सी, और यहाँ पर हो जाएगा डी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, डेट वेट कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ए ड्रू 3 months बिल फॉर 10,000 अपॉन बी। ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया। ठीक है, तो ए के पास क्या आ जाएगा? ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, तो ए के पास बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल टू बी, बी के ऊपर ड्रॉ किया है तो बिल्स रिसीवेबल टू बी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, कितने का? 10,000। अच्छा, अगर ए ने बिल ड्रॉ किया है तो बी ने ऑब्वियसली एक्सेप्ट किया होगा, तो बी क्या एंट्री करेगा? ए अकाउंट डेबिट टू क्या करेगा? टू बीपी, टू बिल्स पेबल। इसके पास बिल्स पेबल आ जाएगा। अच्छा, ये सी थोड़ा सा मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो जगह नहीं होगा। सी यहाँ पर कर देते हैं, डी भी शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, अब देखो, इन दोनों ने जब बिल ड्रॉ किया तो यहाँ पर तो कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। इन दोनों ने एक दूसरे पे बिल ड्रॉ किया। इट ड्रू 3 months बिल फॉर 10,000 अपॉन बी। दिस बिल वाज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सी। सी को एंडोर्स किया गया। अच्छा, सी को एंडोर्स कौन कर सकता है? ए या बी? कौन एंडोर्स करेगा? जिसके पास बिल्स रिसीवेबल है या जिसके पास बिल्स पेबल है? किसके पास पावर है एंडोर्स करने का? बोलो, कौन एंडोर्स कर सकता है? ए
ए के पास पावर है क्योंकि ए के पास बिल्स रिसीवेबल है। बिल्स पेबल क्यों एंडोर्स होगा? एंडोर्स हमेशा बिल्स रिसीवेबल होता है, तो ए के पास पावर है, ए अपना बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स कर रहा है किसको? सी को, तो इसके पास से बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा और कौन ले रहा है? सी ले रहा है, तो सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 10,000 10,000, ठीक है। इससे बी का कोई लेना देना नहीं है, सी के पास बिल्स रिसीवेबल आएगा तो सी एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किसके पास से आ रहा है? टू ए के पास से आ रहा है, ये एंडोर्समेंट का एंट्री। तो इस केस में बाकी जगह पे कुछ भी एंट्री नहीं होगा। अब उसके बाद पढ़ते हैं, यहाँ पर देखो, दिस बिल वाज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सी, यहां तक हम लोगों ने कर लिया। हु एंडोर्स्ड मतलब सी, हु मतलब यहाँ पर सी का बात हो रहा है। हु एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ डी, अब इन्होंने डी को एंडोर्स कर दिया, सी जो है उसने डी को एंडोर्स कर दिया, ठीक है। तो सी ने अगर डी को एंडोर्स किया है, उससे ए बी का तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सी अपना बिल्स जो है वो डी को दे रहा है, तो अपने पास से बिल्स रिसीवेबल इसका चला जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ अमाउंट नहीं लिखा था, अपने पास से बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा और जिसको दे रहा है वो रिसीव करेगा, तो डी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट कितना? 10,000 से, डी अकाउंट डेबिट 10,000 से। अच्छा, डी क्या बोलेगा? डी बोलेगा मेरे पास बिल्स रिसीवेबल आ रहा है, कहां से आ रहा है? सी के पास से, बिल्स रिसीवेबल टू सी, ये हो गया। अभी एंडोर्समेंट चल रहा है, देखो एंडोर्समेंट हो गया, अब डी को एंडोर्स कर दिया गया। अच्छा, अब देखो डी, हु इन टर्न एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ ए, अब डी ने क्या किया? ए को एंडोर्स कर दिया टू डिस्चार्ज हिज ओन एक्सेप्टेंस, ये लैंग्वेज को अच्छी तरीके से पढ़ो, डिस्चार्ज करना है टू हिज ओन एक्सेप्टेंस। अब डी जो है वो ए को अपना बिल दे बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स कर रहा है ताकि उसका खुद का एक्सेप्टेंस जो है वो डिस्चार्ज हो जाए। एक्सेप्टेंस मतलब ए ने, इसका मतलब कभी ना कभी डी से कोई बिल्स एक्सेप्ट किया था, मतलब ए और डी के अंदर बिल्स ड्रॉ हुआ था जिसके बारे में पहले नहीं बताया, लेकिन बाद में पता चल रहा है जब ये लैंग्वेज बता रहा है। ए को एंडोर्स करने से उसको क्या बेनिफिट होगा? ए को एंडोर्स करने से उसको ये बेनिफिट हो रहा है कि ए के साथ उसका जो एक्सेप्टेंस था, मतलब उसने जो बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया था वो डिस्चार्ज हो जाएगा, इस वजह से वो ए को एंडोर्स कर रहा है अपना बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो डी अगर अपना बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स कर रहा है और उससे उसका बिल्स पेबल कैंसिल हो जाता है क्योंकि डिस्चार्ज इज ओन एक्सेप्टेंस, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर सी और बी का कोई यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब डी का क्या होगा? डी के पास से बिल्स रिसीवेबल चला जा रहा है, कितने का? 10,000 का, ठीक है। और ए को डेबिट नहीं कर सकता, यहाँ पर ए को डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि ए को दे रहे हैं, ए को बिल एंडोर्स नहीं कर रही, ए को बिल एंडोर्स करने के वजह से ए के साथ उसका जो बिल्स का कनेक्शन था पहले कोई, वो एक्सेप्टेंस जो था वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो बिल्स पेबल डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, जो पहले उसने ए के साथ ड्रॉ किया था। और ए क्या बोलेगा? ए बोलेगा मेरे पास एक बिल्स रिसीवेबल आया, मुझे बिल्स रिसीवेबल किसने दिया? मुझे बिल्स रिसीवेबल डी ने दिया, ठीक है। और डी ने पहले मेरे से एक बिल्स पेबल लिया था, ठीक है, मेरे से पहले बिल्स पेबल लिया था और मेरे पास उसके नाम का एक बिल्स रिसीवेबल था और उसने मुझे पेमेंट की जगह बिल्स रिसीवेबल दे दिया, उसने मुझे पेमेंट करने की जगह बिल्स रिसीवेबल दे दिया, तो मेरे पास एक बिल्स रिसीवेबल आया, इसको हम नया बिल्स रिसीवेबल बोलेंगे क्योंकि ये मुझे किसने दिया है? ये मुझे डी ने दिया है, बात को समझो, ये मुझे डी ने दिया है, ठीक है। लेकिन इससे बेनिफिट क्या हुआ? देखो यहाँ पर पूरा सीक्वेंस कैसे चला, इसको समझो पहले। यहाँ पर सीक्वेंस कैसे चला? यहाँ पर ए ने बिल ड्रॉ किया बी पे, ठीक है, बी ने वही वाला बिल किसको दे दिया? सी को, सी ने वो वाला बिल किसको दे दिया? डी को। अब डी ये बिल ले जाके किसको दे रहा है? ए को। डी ये बिल ले जाके किसको दे रहा है? ए को, ठीक है। तो ए के पास बिल्स रिसीवेबल आया, डी से आया, लेकिन इसके साथ डी का डायरेक्ट इस बिल का कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन इसके पहले कभी ना कभी ए और डी में ऐसा एक बिल्स रिसीवेबल का ट्रांजैक्शन हुआ था सेम अमाउंट का, इसीलिए बोला है देखो कि इससे क्या होगा? डी का जो लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा ओन एक्सेप्टेंस। लाइबिलिटी किस चीज का था? ओन एक्सेप्टेंस, मतलब डी और ए के अंदर एक एक्सेप्टेंस हुआ था किसी बिल्स रिसीवेबल का, तो बिल्स रिसीवेबल इसके पास नया आया और पुराना बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो गया। क्योंकि पुराना बिल्स रिसीवेबल कैसे कैंसिल होता है? जब पार्टी पेमेंट कर देता है, जो रिसीवर है वो क्या एंट्री करता है? ये देखो पहले दिन वाला एग्जांपल देखो, एकदम फर्स्ट डे वाला, ये देखो जब पैसा मिल जाता है तो एंट्री क्या होता है? बैंक टू बिल्स रिसीवेबल। तो अभी डी से बिल्स रिसीवेबल का पैसा पैसे के हिसाब से नहीं मिला, बिल्स के हिसाब से मिला, तो पुराने बिल के थ्रू से नए बिल के थ्रू से पुराना बिल कैंसिल हो गया, ठीक है।
नए बिल के थ्रू से पुराना बिल कैंसिल हो गया, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डी नहीं होगा, टू हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल। जो ओल्ड वाला बिल था वो कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, वो वाला कैंसिल हो जा रहा है। सिचुएशन ऐसे हुआ, मतलब ये देखो हम यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाते हैं, ये ए है, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, ठीक है, ये मिस्टर सी है, फिर से एक बार समझा देते हैं, ये मिस्टर डी है, ठीक है। ए के पास क्या था, ए के पास एक बिल्स रिसीवेबल था, और बी के पास क्या था, बी के पास एक बिल्स पेबल था, यही सिचुएशन था। ये देखो यहाँ पर एंट्री देखने से पता चलेगा, बी के पास एक बिल्स पेबल था, ठीक है। ए ने अपना बिल्स रिसीवेबल अपने पास से उठा के सी को दे दिया, ठीक है, अपने पास से उठा के सी को दे दिया, सी के पास आ गया बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, बीपी जिसके पास है उसी के पास है। अब सी क्या कर रहा है, देखो सी अपना बिल्स रिसीवेबल उठा के डी को दे रहा है, सी अपना बिल्स रिसीवेबल उठा के डी को दे रहा है, ठीक है, डी के पास बिल्स रिसीवेबल आ गया। अब बिल्स रिसीवेबल डी के पास है और बिल्स पेएबल बी के पास है, बिल्स पेएबल जिसके पास है उसी के पास है। अच्छा, अब डी क्या किया, डी अपना बिल्स रिसीवेबल उठा के ए को दे दिया, ए को दे दिया, मतलब ए के पास बिल्स रिसीवेबल आया डी के थ्रू से, ठीक है। नया बिल से बोलेगा वो उसको, ये पुराना बिल नहीं बोल सकता, क्योंकि जब वो अपना बिल किसी को एंडोर्स कर देता है वो उसके बुक से कैंसिल हो जाता है, तो इसके पास बिल्स रिसीवेबल आ गया। और इससे ए के साथ डी का एक सेटलमेंट हुआ, किस चीज का, पुराना, इन दोनों में कोई बिल्स का मतलब बिल्स का कुछ भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा, तो ओल्ड बिल का ट्रांजैक्शन कैसे हुआ होगा डी के लिए, ये देखो, ये तो मैंने समझाया, लेकिन प्रीवियसली बहुत पहले शायद ए ने बी के डी के ऊपर बिल्स ड्रॉ किया था, तब ए और डी के अंदर अगर ट्रांजैक्शन देखो, हम ऐसे स्क्वायर में दिखा रहे, ए के पास बिल्स रिसीवेबल था किसके नाम का, डी के नाम का, ठीक है, और डी के पास बिल्स पेबल था किसके नाम का, ए के नाम का, ठीक है। और जब ये बिल्स रिसीवेबल ये ए को ट्रांसफर कर रहा है, तो बोल रहा है कि मेरा वो पुराना बीपी जो था ना उसके साथ सेटल कर लीजिए, तो ए बोला ठीक है, मुझे बिल्स रिसीवेबल मिल गया और हम अपना बिल्स रिसीवेबल कैंसिल कर रहे हैं तुम्हारे साथ, तुमने मुझे पेमेंट नहीं दिया, उसकी जगह बिल दे दिया 10,000 का, ठीक है, मान लेते हैं। और डी बोला मेरा भी लाइबिलिटी इसके साथ कंप्लीट हो गया, इसी वजह से ऐसा एंट्री हुआ। अच्छा, आई होप तुम लोग समझ गए होगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट और एक एंडोर्समेंट देखो, एंडोर्समेंट का और एक क्वेश्चन, ए drew 3 months bill, 3 months bill for rupees 10,000 upon B. This bill was endorsed in favor of C, who endorsed in favor of D, who in turn endorsed in favor of B to discharge his own acceptance. Pass journal entry in the books of A, B, C, D, ठीक है, लगभग सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या होगा, ए बी सी डी 4 बुक्स में एंट्री होगा, तो ए बी सी और डी, तो हम लोग एक एक लाइन पढ़ के करते। ए ड्रू 3 months बिल फॉर 10,000 अपॉन बी, ए ने बिल ड्रॉ किया है, तो क्या एंट्री होगा, बिल्स रिसीवेबल टू बी, बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया है, बी ने बिल एक्सेप्ट किया है, 2 बिल्स पेबल, ए अकाउंट डेबिट 2 बिल्स पेबल 10,000, सी डी में कुछ तो नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, दिस बिल वॉज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सी, हु एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ, अच्छा इसके बाद दिस बिल वॉज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सी, अब ए अपना बिल जो है वो एंडोर्स कर रहा है सी को, तो सी 2 बिल्स रिसीवेबल,
सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, अभी तक तो सेम ही चल रहा है, देखो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही। और सी को बिल्स मिला तो बिल्स रिसीवेबल टू ए से मिला। अच्छा, उसके बाद अच्छा इसमें डी का भी कोई लेना देना नहीं है बी के साथ सर। हु एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ डी, अब इसने डी को एंडोर्स कर दिया, सेम वैसा ही क्वेश्चन है अभी तक तो डी को एंडोर्स कर रहा है तो डी टू बी आर 10,000। और डी क्या एंट्री करेगा, बिल्स रिसीवेबल मुझे मिला किससे, सी से। सी से मिल गया, इससे बी या ए का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, सी हु एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ डी, हु इन टर्न एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ बी। अब डी ने क्या किया, एंडोर्स कर दिया बी को ताकि उसका डिस्चार्ज हो जाए क्या, हिज ओन एक्सेप्टेंस। मतलब बी और डी में कभी ना कभी कोई बिल्स ड्रॉ हुआ था। डी हु इन टर्न एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ बी टू डिस्चार्ज हिज ओन एक्सेप्टेंस। अब ओन एक्सेप्टेंस का मतलब ये इन दोनों में बिल का ट्रांजैक्शन हुआ था, तो डी क्या कर रहा है, अपना बिल एंडोर्स कर दे रहा है, तो इसका बिल इसके पास से चला जाएगा। ठीक है, 10,000 का बिल्स चला जाएगा और इससे इसका बिल्स पेबल जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस का बात हुआ है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कितने का, 10,000 का ही होगा। ठीक है, 10,000 का बिल्स पेबल जो है ये कैंसिल हो जाएगा और किसको ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, ए को। तो ए क्या एंट्री करेगा, सॉरी ए बोल रहा है बी को, तो बी क्या एंट्री करेगा, बी बोलेगा मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास एक बिल्स रिसीवेबल आया। ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा, एक बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा और मेरा जो बिल्स पेबल है ये देखो। अच्छा एक मिनट देख लेते हैं क्या बोला है, एक बार देख लेते हैं। ए ड्यू 3 months बिल फॉर 10,000, ए ने 3 months का बिल ड्रॉ किया बी पे। दिस बिल वाज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सी को एंडोर्स कर दिया। ठीक है, हु एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ डी को एंडोर्स कर दिया गया। डी ने क्या किया, एंडोर्स किया इन फेवर ऑफ बी को एंडोर्स कर दिया। ठीक है, बी को एंडोर्स कर दिया तो बिल्स पेबल टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, बिल्स पेबल टू बिल्स रिसीवेबल टू डिस्चार्ज हिज ओन एक्सेप्टेंस डिस्चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो बी के साथ डी का बिल्स का कनेक्शन हुआ होगा और डी के पास क्या था, डी के पास बिल्स पेबल था, तभी उसका बिल्स पेबल डिस्चार्ज हो गया और बिल्स पेबल डिस्चार्ज हुआ तो इसका बिल्स रिसीवेबल भी कैंसिल हो जाएगा। इसका बिल्स रिसीवेबल कैसे कैंसिल हो रहा है, देखो इसके पास तो एक बिल्स रिसीवेबल आ रहा है और इसी का बिल्स पेबल जो था इसके साथ कैंसिल हो रहा है। ये देखो, या इसका बिल्स पेबल चला जा रहा है टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, ओल्ड बिल बता रहे ये क्या हुआ, ये शायद तुम लोग को थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा, एक बार ड्रॉ करते हैं तब समझ में आ जाएगा। ये देखो एक बार ड्रॉ करके बताते हैं यहाँ पर पूरा सिचुएशन। लास्ट वाला एंट्री थोड़ा सा लग सकता है अजीब, इसीलिए हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। ये है ए, ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ठीक है, अच्छा ए के पास क्या है, ए के पास एक बिल्स रिसीवेबल है। ठीक है, ए के पास बिल्स रिसीवेबल है कितने का, 10,000 का। किसके नाम का है, बी के नाम का। ठीक है, बी के पास क्या है, बी के पास है 10,000 का, ये है बिल्स रिसीवेबल, बी के नाम का बिल्स रिसीवेबल है। और बी के पास क्या है, बिल्स पेबल है। किसने ड्रॉ किया है, ये बिल्स पेबल जो है ये ए ने ड्रॉ किया है। ठीक है, ये ए ने ड्रॉ किया है, इन दोनों में ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, दिस बिल वॉज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सी। ए ने क्या किया, अपने पास से बी वाला बिल्स रिसीवेबल ये किसको एंडोर्स कर दिया है, सी को। तो सी के पास आ गया एक बिल्स रिसीवेबल 10,000 का। ठीक है, 10,000 का बिल्स रिसीवेबल आ गया, किसके पास से आया, ए के पास से। ठीक है, ए के पास से आ गया तो ए ने अपना बिल्स रिसीवेबल जो बी पे ड्रॉ किया था वो सी को दे दिया। सी के पास बिल्स रिसीवेबल आ गया और सी ने क्या किया, ये एंडोर्स कर दिया डी को। सी ने क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया डी को। डी के पास एक बिल्स रिसीवेबल आ गया 10,000 का, किसके पास से, सी के पास से। अब ये डी क्या कर रहा है, डी बी को ये वाला बिल्स रिसीवेबल देना चाहता है। ठीक है, ये वाला बिल्स रिसीवेबल देना चाहता है। मुझे एक बात बोलो, ये जो बिल्स रिसीवेबल डी बी को दे रहा है एक्चुअली इसका पेयर कौन है, मतलब बीपी किसके पास है, बिल्स इसके पास था, इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया, इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास भी कुछ नहीं है। तो बिल्स का तो हमेशा दो पार्टी होता है, एक को पैसा मिलेगा, एक को पैसा देना है। जब ए ने बिल्स जो है सी को एंडोर्स किया तो इसका मतलब पेमेंट किसको करना था, बी को, पैसा किसको मिलना था, सी को, लेकिन सी ने अपने पास नहीं रखा, सी ने डी को दे दिया।
तो पेमेंट किसको मिलना था? डी को, और पेमेंट किसको करना था? बी को। अब डी ये 10,000 वाला बिल किसको एंडोर्स कर रहा है? बी को एंडोर्स कर रहा है। वही वाला बिल एंडोर्स कर रहा है जिसका पेमेंट बी को करना था। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? वही वाला बिल का एंडोर्समेंट हो रहा है जो बिल का पैसा बी को किसी ना किसी को पेमेंट करना था। पहले तो ए को करना था, ए ने बोला मुझे नहीं, सी को कर दो, सी ने बोला मुझे नहीं, डी को कर दो। अब बी बोल रहा है कि हम डी को पेमेंट करेंगे, लेकिन डी और बी में पहले से ही एक बिल का ट्रांजैक्शन हुआ था। तब बी के पास और एक बिल है, बी के पास एक बिल्स रिसीवेबल है, किसके नाम का? डी के नाम का। और डी के पास एक बिल्स पेबल है, किसके नाम का है? बी के नाम का है। ठीक है, तो डी को बी को पेमेंट करना था, तो डी बोल रहा है हम लोग अपना सेटलमेंट कर लेते हैं। ठीक है, डी बोल रहा है मेरा लाइबिलिटी आप इस बिल्स रिसीवेबल से सेटल कर दो। तो फिर बी बोल रहा है ठीक है, तो बी देख रहा है अरे ये तो वही वाला बिल है जहां पर मेरा पेमेंट का नाम लिखा हुआ है, तो अच्छा हुआ मेरा लाइबिलिटी कैंसिल हो गया। ठीक है, और हम डी का लाइबिलिटी को भी एडजस्ट कर देते, तो डी हम तुम्हारा बिल्स रिसीवेबल कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और मेरा जो बिल्स पेबल था वो भी कैंसिल हो जाता है तुम्हारे इस बिल को एक्सेप्ट करते हुए। बोलो ये सर्कल समझ में आया कि नहीं? ये सबसे टेढ़ा मेढ़ा था, इससे ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा कुछ हो नहीं सकता है। ये सर्कल समझ में आया कि नहीं? बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छा तो ये देखो, इसीलिए बीपी इसका बिल्स पेबल कैंसिल हो जाएगा, जो एंडोर्समेंट वाला बिल था, और जो ओल्ड बीआर था वो कैंसिल हो जा रहा है, बिकॉज डी अपना पेमेंट उस बिल्स रिसीवेबल के थ्रू से करना चाहता है। तो ये हुआ सर्कल, इस तरह से पूरा हुआ। ठीक है, अगर कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा एंडोर्समेंट का होगा, इससे ज्यादा मेरे हिसाब से कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, जितना भी टफ टफ हो सकता है मैंने सारा चीजें करवाया। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक समझेंगे, अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि बिल जो है वो ऑनर्ड होते जा रहा है, तो अच्छा बात है। ऑनर्ड का मतलब है जिसको पेमेंट करना है वो पेमेंट कर दे रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा सिचुएशन नहीं हो सकता है। ठीक है, डिसऑनर भी हो सकता है। ठीक है, डिसऑनर ऑफ ए बिल। डिसऑनर का मतलब ऑनर्ड नहीं हुआ, मतलब जो बोला गया था वो फॉलो नहीं किया है। ठीक है, दैट इज डिसऑनर्ड। अच्छा, डिसऑनर का मतलब क्या होता है? डिसऑनर का दो रीजन से डिसऑनर होता है, या तो नॉन पेमेंट, मतलब पेमेंट नहीं कर पाया जिसको पेमेंट करना था, या फिर नॉन एक्सेप्टेंस। ठीक है, मतलब बिल एक्सेप्ट ही नहीं किया, मतलब साइन वाइन किया ही नहीं। ठीक है, अच्छा, नॉन एक्सेप्टेंस, या तो नॉन एक्सेप्टेंस है या तो नॉन पेमेंट है, तब जाके बिल मेरा डिसऑनर हो सकता है। अच्छा, अगर डिसऑनर होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिसऑनर अगर होगा, एक मिनट, अच्छा यहाँ पर एक चीज देखो, एक पॉइंट यहाँ पर नोट एक लिखना पड़ेगा। ये दो रीजन हो सकता है, नॉन पेमेंट और नॉन एक्सेप्टेंस, लेकिन एक चीज देखो, इट इज टू बी नोटेड, ये हमें पता होना चाहिए, इट इज टू बी नोटेड दैट ए चेक, चेक भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है मैंने बोला था। ठीक है, एक ए चेक और प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट का मतलब होता है जो बायर बनाता है, जो लिख के देता है हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपको ये पे कर देंगे। प्रॉमिसरी नोट कैन बी डिसऑनर्ड ओनली बाय नॉन पेमेंट। अच्छा, ये नॉन पेमेंट पे ही सिर्फ डिसऑनर हो सकता है चेक का केस, क्योंकि चेक में कोई एक्सेप्टेंस वाला बात नहीं होता है कि आप साइन करके ये चेक एक्सेप्ट कीजिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक एक्सेप्टेंस का बात होता है जो कि चेक या प्रोमिसरी नोट में नहीं होता है। तो चेक या प्रोमिसरी नोट अगर डिसऑनर हो रहा है तो उसका एक ही रीजन हो सकता है, दैट इज नॉन पेमेंट। ठीक है, अच्छा, अगर नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से कोई भी डिसऑनर का केस हो रहा है, जो कि सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ही हो सकता है, नॉन एक्सेप्टेंस सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे ही लागू हो सकता है, बाकी किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ही लागू हो सकता है। और जब ऐसे होता है तो इसके लिए कोई अकाउंटिंग एंट्री का जरूरत नहीं होता है। अगर डिसऑनर का रीजन पॉइंट बी है, यहां पर लिख देते हैं, व्हेन ए बिल इज dishonored
for non-acceptance, then no accounting entry is passed. ठीक है, कोई भी अकाउंटिंग एंट्री करने का जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सेप्टेंस इज नॉट अ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। एक्सेप्टेंस का मतलब है सिर्फ और सिर्फ साइन करना, ठीक है, रीड करके जो डेटा लिखा हुआ है उसको, उसके बाद वहां पर प्रॉपर जगह जो सिग्नेचर का होगा वहां पर साइन करना। तो ये कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं है कि इसके लिए हम लोग अकाउंटिंग एंट्री करें, इसीलिए इसके लिए कोई अकाउंटिंग एंट्री करने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, अब जब भी कोई बिल डिसऑनर होता है तो उसमें क्या क्या पॉइंट आता है वो देखो। तो पहले हम लोगों ने डिसऑनर सीखा। डिसऑनर कब होता है, या तो पेमेंट नहीं किया, करना था, या फिर एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये बिल्स के बारे में होगा। चेक या दूसरे किसी प्रोमिसरी नोट में ये एक्सेप्टेंस वाला बात लागू नहीं होता है। और नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से अगर डिसऑनर होता है तो उसके लिए कोई अकाउंटिंग एंट्री का नीड नहीं होता है। और जब भी बिल्स हमारा डिसऑनर होगा तो हमें क्या क्या करवाना पड़ेगा। मैम एक्सेप्ट नहीं करेगा तो बिल ही नहीं बनेगा। हाँ, बिल ही नहीं बनेगा, फिर वो वैलिड ही नहीं होगा, है ना। तो वो डिसऑनर ही हो रहा है ना। मेरे दुकान से किसी ने क्रेडिट में मेरे से कुछ खरीदा, बोला बिल ड्रॉ कीजिए हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद एक्सेप्ट करने आया ही नहीं, तो ये तो डिसऑनर वाला बात हो गया, ये गलत बात है। मेरे दुकान से आप प्रोडक्ट लेके जा रहे हो बिना पैसा देके, बोल रहे हो बाद में दे देंगे, बिल्स ड्रॉ कीजिए, फिर एक्सेप्ट ही नहीं किए, तो ये तो गलत बात है ना, अनएथिकल है, तभी डिसऑनर। यस मैम। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जब भी डिसऑनर होगा हमें क्या क्या करना पड़ता है। एक तो हमें नोटिंग करवाना पड़ता है। नोटिंग का मतलब नोटिस सुनते हो, मतलब नोटिस, ठीक तरह से देखो, समझो, पढ़ो, नोटिस देखो क्या है, तो दैट इज नोटिंग। नोटिंग का मतलब होता है कि मेरा बिल जो डिसऑनर हुआ है ना, उस फैक्ट को मुझे रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा नोटरी पब्लिक से। मतलब ये क्या होता है, ये कानूनी कार्रवाई हो गया, ठीक है। मतलब हम ऐसे जाके नहीं बोल सकते आपने मेरा पैसा नहीं दिया, पैसा दे दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, नहीं, मेरे पास प्रूफ है ना कि मुझे बताया गया था कि मुझे इतने दिन बाद पेमेंट किया जाएगा। हम वो बिल को लेके चले जाएंगे कोर्ट में। कोर्ट के बाहर बैठते हैं नोटरी पब्लिक, ठीक है, उनका काम ही होता है ये सब चीजों को देखना, ठीक है। इस तरह के बहुत सारी चीजों को, जैसे बिल्स वाला काम भी वो देखते हैं। तो अगर हम लोग जाके बोलेंगे देखिए मेरे बिल्स में ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, आज पेमेंट करने का बात था लेकिन जिनको करने का बात था उन्होंने पेमेंट नहीं किया, डिसऑनर कर दिया, तो आप इस फैक्ट को क्या कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए। मतलब वो अपना जो मतलब लीगल कार्रवाई है वो कर देंगे। वो करने से ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ ये डिसऑनर है, मतलब डिसऑनर है कि नहीं उसके लिए लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। जैसे बिल्स को ड्रॉ करना पड़ता है स्पेसिफिकली, वैसे बिल्स डिसऑनर होता है तो उसके लिए हमें स्पेशल एक पर्सन यानी नोटरी पब्लिक के पास जाना पड़ता है, और वो अपना नोट मतलब साइन वगैरह करके लिख देते हैं कि ये डिसऑनर हुआ है। तो नोटिंग का मतलब क्या होता है, ये है, इट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द फैक्ट। ये देखो, इट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द फैक्ट, it is the recording of the fact of dishonor by a notary public। सच नोटिंग हमें जाना है और ये नोटरी पब्लिक के पास ये रिकॉर्ड करवाना है, ठीक है। तो लेकिन इसका एक टाइम होता है, मतलब आज मेरा बिल डिसऑनर हुआ हम 10 महीना बाद जाएंगे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। एक रीजनेबल टाइम के अंदर जाना पड़ता है। तो सच नोटिंग मस्ट बी मेड विद इन ए रीजनेबल टाइम आफ्टर डिसऑनर। डिसऑनर होने के बाद एक रीजनेबल टाइम के अंदर जाना पड़ेगा, जाके नोटिंग करवाना पड़ेगा। अच्छा, नोटिंग में क्या क्या कंटेंट रहता है, मतलब क्या क्या लिख के देते हैं वो नोटरी पब्लिक, क्या क्या लिख के देते हैं, नोटिंग का कंटेंट क्या क्या होता है, वो ये लिख के देते हैं कि डेट ऑफ डिसऑनर, ये उनको लिखना पड़ेगा, डेट ऑफ डिसऑनर्ड लिखना पड़ेगा। अच्छा, रीजन, रीजन ऑफ डिसऑनर, if any,
अगर हम लोग को कुछ पता है रीजन ऑफ डिसऑनर, अगर हम लोग बता देते हैं नोटरी पब्लिक को, तो वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरा जो कस्टमर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो हम बता दिए कि ये इंसॉल्वेंट हो गए, तो वो चीज रिकॉर्ड कर देंगे। अगर हमें पता होता है हम उनको बताएंगे तो वो रीजन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर ऐसा कोई रीजन हमारे पास रहता है। ठीक है। अच्छा, नोटिंग चार्जेस कितना लगेगा? नोटिंग चार्जेस मतलब ये जो काम करके दे रहे हैं ना, इसका पेमेंट करना पड़ेगा ना उन लोगों को, तो नोटिंग चार्जेस जो है वो भी लिखना पड़ेगा। दैट इज फी ऑफ नोटरी पब्लिक फॉर नोटिंग। नोटिंग करने का जो फी है वो देना पड़ेगा। दैट इज नोटिंग चार्जेस क्या लिया है उन्होंने वो भी वहां पर लिख के देना पड़ेगा। ये हो गया कंटेंट नोटिंग का। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद रिकवरी ऑफ नोटिंग चार्जेस। ये देखो, नोटिंग चार्जेस यहां पर लिखते हैं रिकवरी ऑफ नोटिंग चार्जेस। नोटिंग कौन करवाने जाएगा? बोलो किसका ज्यादा सर दर्द है? नोटिंग कौन करवाने जाएगा? जिसके पास बिल रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल है, तो वो नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, तो नोटरी पब्लिक ये पूरा काम करने का पैसा किससे मांगेगा? जो गया है उसी से मांगेगा। बिल्स रिसीवेबल मतलब जो ड्रॉयर है उसी से मांगेगा। ठीक है। तो इसका मतलब जो जाएगा, ठीक है, जो जाएगा नोटिंग करवाने के लिए, यानी होल्डर ऑफ द बिल ऑन दैट मोमेंट, जो होल्डर ऑफ द बिल है वही जाएगा नोटिंग करवाने के लिए, और नोटिंग चार्जेस उन्हीं से रिकवर किया जाएगा। ठीक है। कौन करेगा? नोटरी पब्लिक करेगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये नोटरी पब्लिक के पास जो जाएगा वो है होल्डर ऑफ द बिल, उनसे नोटरी पब्लिक रिकवर करेगी। लेकिन एक चीज सोचो, ये गलती किसका था? जिसको पेमेंट करना था। तो ये रिकवरी किससे किया जाएगा बाद में? ये रिकवरी किससे? बिल्स जिसको पे करना था पेमेंट, उससे रिकवर किया जाएगा। ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस फर्स्ट paid by the holder of the bills to the notary public। जो बिल का होल्डर था वो नोटरी पब्लिक को पे करेगा। देन द होल्डर रिकवर इट फ्रॉम द पार्टी who is responsible for the dishonor, who is responsible for dishonor, जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ड्रॉयर के बुक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा? ड्रॉयर के बुक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा जब डिसऑनर होगा? द ड्रॉयर अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड with total amount, that is the amount of the dishonor the amount of dishonored bill plus amount of noting ये। और ड्रॉई के बुक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा? अच्छा, ये क्या लिखा है मैंने? ड्रॉयर्स
ड्रॉयर्स अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड विथ टोटल अमाउंट दैट इज अमाउंट ऑफ द डिसऑनर्ड बिल प्लस अमाउंट ऑफ नोटिंग। 10,000 का बिल था, 100 रुपए नोटिंग चार्जेस लगा, तो ड्रॉयर का बुक्स में डेबिट किया जाएगा 10,100 से। ड्रॉयर डेबिट करेगा कि हम बिल का पैसा तो रिकवर करेंगे और जो नोटिंग चार्जेस लग गया मेरे पॉकेट से वो भी हम रिकवर करेंगे। तो किसी से पैसा मिलता है तो डेबिट करना पड़ता है, तो वो टोटल अमाउंट से डेबिट करेंगे। और ड्रॉई क्या करेगा, ड्रॉई का बुक्स क्या होगा, ड्रॉई का बुक्स क्रेडिट होगा। The drawers, the drawers account is always credited with total amount that is amount of bill dishonored plus noting charges। अब ड्रॉई को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉई सोच रहा है मुझे तो बिल का पैसा पेमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इंसॉल्वेंट हो जाते अलग बात है, अभी मेरा डिसऑनर हो गया, बाद में पेमेंट करेंगे, लोग थोड़ी ना छोड़ता है। जब तक कोर्ट डिक्लेयर नहीं करता है कि ये पर्सन इंसॉल्वेंट है तब तक तो लोग पीछे पड़ा रहेगा ना, पेमेंट करो मेरा पैसा। और ये एथिकल भी है कि हम लोग अगर किसी के पास से उधार में कुछ लाते हैं, उनसे प्रॉमिस भी करते बाद में दे देंगे, फिर नहीं दे रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। तो फिर मुझे बाद में देना पड़ेगा, तो मुझे बिल का पैसा तो देना ही पड़ेगा, ऊपर से मेरे वजह से जो नोटिंग चार्जेस क्रिएट हुआ है वो भी मुझे देना पड़ेगा। तो मुझे अगर देना है तो मेरे लिए लाइबिलिटी है, तो ड्रॉई के बुक्स में क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा, तो क्रेडिट हो जाएगा डिसऑनर बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, ये हो जाएगा। अच्छा, और एक टर्म होता है प्रोटेस्ट। ये क्या होता है, देखो प्रोटेस्ट ये एक सर्टिफिकेट है। जैसे तुम लोग पास करते हो तो तुम लोग को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कॉलेज से, जब कॉलेज पास आउट हो जाओगे तो तुम लोग को एक ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, स्कूल पास आउट हो जाते हो तो 10 का 12 का सर्टिफिकेट दिया जाता है। वैसे प्रोटेस्ट भी क्या है, एक फॉर्मल सर्टिफिकेट है, ठीक है। इट इज द फॉर्मल सर्टिफिकेट गिवन बाय, कौन देगा, नोटरी पब्लिक, गिवन बाय नोटरी पब्लिक। किसको देगा, जो गया था नोटरी पब्लिक के पास, टू द होल्डर ऑफ द बिल। और कौन जाएगा, जो बिल का होल्डर है, उसी का सर दर्द है, पैसा नहीं मिलेगा ना। टू द होल्डर ऑफ द बिल, ऑफ द बिल, ठीक है। अच्छा, और ये क्या है, ये किस बात का सर्टिफिकेट है, वही नोटिंग करवाने का। तो लिख देते हैं द सर्टिफिकेट इज बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन द नोटिंग। ये नोटिंग के डिटेल्स के बारे में सर्टिफिकेट दिया जाएगा नोटरी पब्लिक के तरफ से। किसको दिया जाएगा, जो नोटिंग करवाने जाएगा, यानी होल्डर ऑफ द बिल को दिया जाएगा, ठीक है। तो बिल का जो होल्डर है। अच्छा, तो नेक्स्ट दिन हम लोग डिसऑनर का क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। आज मैंने डिसऑनर का कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाया, जस्ट डिसऑनर क्या होता है उसका पूरा डिटेल्स और इसमें क्या क्या हमें टर्म्स याद रखने वो मैंने पूरा बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिसऑनर का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इसके आगे तुम लोग ये वाला पहले प्लीज पूरा कंप्लीट करना, खुद से पढ़ के, मतलब खुद से करके। अगर नहीं कर पाओगे तो फिर डिसऑनर में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। डिसऑनर हो जाएगा, उसके बाद एकोमोडेशन बिल। तो पहले डिसऑनर होगा, देन एकोमोडेशन बिल हम लोग करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं।